नमस्कार दोस्तों, जगू का जीके हब एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों ध्यान दें, असहयोग आंदोलन का जो भाग दो, अब भाग दो से तात्पर्य जो यहाँ पे है, कल हमने बताया था असहयोग आंदोलन क्यों हुआ। तो मैंने 3-4 कारण बताए थे आपको। पहला कारण बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 का गांधी जी ने विरोध किया। दूसरा, रोलक एक्ट का विरोध किया। तीसरा, जलियांवाला बाग कांड हुआ। चौथा, आपका जो खिलाफत आंदोलन हुआ। इनके बारे में हमारी बात होनी है, तो थोड़ा सा उसको भी अपन जोड़ देते हैं, जिससे चीजें क्या हो जाएंगी, सही निखर कर आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले आप उन पॉइंटों को जो कल जो छोड़ दिए, असहयोग आंदोलन तो पूरा हो गया, लेकिन असहयोग आंदोलन से जुड़े हुए टॉपिक हैं वो भी आपको बता देते हैं। तो देखिएगा, पहला है खिलाफत आंदोलन। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। मुस्लिम धर्म प्रवर्तक का आपका मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब प्रवर्तक हो गए। और मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उसका जो दामाद और दामाद के जो पुत्र थे अली, मृत्यु के बाद ये दो भागों में बट गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा किसको? अली और उनके पुत्रों को। ठीक है, और अली को मानने वाले क्या कहलाए? शिया। अली को मानने वाले क्या कहलाए? शिया। और दूसरा, मोहम्मद साहब की सुनी सुनाई बातों में विश्वास करने वाले वो कौन से कहलाए? सुन्नी। अब एक खलीफा है ना, ये खलीफा का पद वंशानुगत था। कौन सा था? वंशानुगत पद था। ठीक है, तो स्वाभाविक बात है, जब हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तब ये खलीफा कौन था? तुर्की का सुल्तान था। तुर्की का सुल्तान था। ध्यान दीजिएगा, तुर्की का सुल्तान था खलीफा। समझ गए क्या मेरी बात को? अब पहला विश्व युद्ध बेसिकली किसके बीच में हुआ? इंग्लैंड और जर्मनी वर्सेज कौन है? जर्मनी के साथ कौन था? तुर्की। ध्यान दीजिएगा। और इंग्लैंड के साथ कौन था? भारत। ध्यान दीजिए। अब आप आइए, यहां पर अपन बात करें तो रोलेट एक्ट के इसके बारे में हम बात करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए, तुर्की सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने जर्मनी का साथ दिया। समझ गए? जर्मनी का साथ दिया। और इस प्रकार तुर्की और अंग्रेज आमने सामने हो गए। तुर्की और अंग्रेज आमने सामने हो गए। अब इस स्थिति में मुसलमान की ओर से अंग्रेज भाग लेते। इस स्थिति में मुसलमान अंग्रेजों की ओर भाग लेते। तो अपने धर्म गुरु खलीफा के विरुद्ध लड़ते।
अब इंग्लैंड प्रधानमंत्री पीएम लॉर्ड जॉर्ज ने मुसलमानों को तुर्की की अखंडता का वचन दिया। सेवर्स संधि तुर्की छिन्न भिन्न। अब देखिएगा, 1 मिनट आपको थोड़ा सा समझना है इसको, 2 मिनट के लिए आप समझेंगे। इसमें देखिए सेवर संधि तो मैं आपको एक बार बता रहा हूं। खिलाफत आंदोलन क्या है? तो देखिए ये पूरी पृष्ठभूमि में जाकर के आपको बात देखनी पड़ेगी। हमारा जो मुस्लिम धर्म था, मुस्लिम धर्म का जो प्रवर्तक था वो मोहम्मद साहब था। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उसके, मोहम्मद साहब के कोई पुत्र नहीं था। उसकी मृत्यु के बाद उसका जो दामाद था अली, कौन था? अली। और अली के पुत्रों को भले अली को एज ए खलीफा घोषित कर दिया। खलीफा मतलब मुसलमानों का धर्म गुरु घोषित कर दिया। खलीफा का मतलब मुसलमानों का धर्म गुरु घोषित कर दिया। अब ध्यान दीजिए, मुस्लिम धर्म 2 भागों में हो गया, एक तो शिया और एक कौन सा? सुन्नी। खलीफा को मानने वाले शिया कहलाए। खलीफा को मानने वाले क्या कहलाए? शिया। यानी खलीफा को मानने वाले क्या कहलाए? शिया। और खलीफा का विरोध करने वाले और मोहम्मद साहब की सुनी सुनाई बातों में विश्वास करने वाले वो आपके कौन से कहलाए? सुन्नी। अगर हिंदू धर्म की बात करो तो हिंदू धर्म में जो निर्गुण सगुण वाली सी बात हो गई, समझ गए क्या? तो खलीफा को मानने वाले कौन कहलाए? शिया। और ये कौन हो गए? सुन्नी। अब मैंने बोला खलीफा का पद वंशानुगत था। कौन सा था? वंशानुगत था। कौन सा पद था? वंशानुगत। अब हम बात करें वंशानुगत का मतलब खलीफा का बेटा खलीफा, खलीफा का बेटा खलीफा। तो जब हमारा पहला विश्व युद्ध हुआ था तब खलीफा तुर्की का सुल्तान था। खलीफा तुर्की का क्या था? सुल्तान। और वो तुर्की का सुल्तान कौन था? अब्दुल हमीद द्वितीय। खलीफा तुर्की का क्या था? सुल्तान था। और उसका नाम कौन हो गया? अब्दुल हमीद द्वितीय। ठीक है। और आगे देखिए, अब्दुल हमीद द्वितीय था। अब ध्यान दीजिए, प्रथम विश्व युद्ध जो हो रहा था वो इंग्लैंड और जर्मनी के बीच में। इंग्लैंड और किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। इंग्लैंड के साथ फ्रांस था और जर्मनी के साथ तुर्की था। अब इंग्लैंड के साथ भारत भी था। इंग्लैंड के साथ क्या था? भारत भी था। ध्यान दीजिएगा, भारत भी था। तो स्वाभाविक सी बात है। अब देखिएगा, तुर्की सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय ने जर्मनी का साथ दिया, इस प्रकार तुर्की और अंग्रेज आमने सामने हो गए। तुर्की और अंग्रेज क्या हो गए? आमने सामने हो गए। तुर्की रहा और इसके सामने भारत आगे। और इस स्थिति में मुसलमान अंग्रेजों की ओर से भाग लेते तो अपने धर्म गुरु के विरुद्ध लड़ना पड़ता, इस खलीफा के विरुद्ध लड़ना पड़ता। समझ गए क्या मेरी बात? अब इस स्थिति में मुसलमानों ने मना कर दिया कि हम तो युद्ध में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि सामने हमारा खलीफा खड़ा है। समझ गए क्या मेरी बात? हम तो इसमें भाग नहीं लेंगे। तो तब इंग्लैंड का पीएम था लॉर्ड जॉर्ज। उसने आश्वासन दिया कि मुसलमानों की तुर्की की अखंडता तुर्की की अखंडता बनाए रखेंगे। लॉर्ड जॉर्ज ने भारतीय मुसलमानों को वचन दिया कि हम तुर्की की अखंडता को बनाए रखेंगे, आप चिंता न करें, आपसे वायदा करते हैं। समझ गए क्या मेरी बात? तब मुसलमानों ने युद्ध में भाग लिया। अब मुसलमानों ने युद्ध में भाग लिया ना, तो वो तुर्की है ना, वो आपका इस युद्ध में तहस नहस हो गया। और ध्यान दीजिएगा, बाद में सेवर्स की संधि हुई। कौन सी? सेवर्स। और सेवर्स की संधि में तो तुर्की बिल्कुल क्या हो गया? छिन्न भिन्न हो गया। और 1923 में तो आपका तुर्की का जो खलीफा वगैरह पद है वो सारा का सारा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और इस वायदा खिलाफी के विरुद्ध मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया अंग्रेजों के विरुद्ध कि आपने हमसे कहा था कि हम तुर्की की अखंडता बनाए रखेंगे,
तुर्की की अखंडता बनाए रखेंगे। आपने हमारी तुर्की को नष्ट कर दिया, हमारे धर्म पर चोट पहुंचाई है आपने, समझ गए क्या मेरी बात। और इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ वो कौन सा आंदोलन था? भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध था, वो खिलाफत आंदोलन था। और मैंने आपको बताया खिलाफत आंदोलन जो था, ध्यान दीजिएगा, खिलाफत आंदोलन था। तो मैंने आपको कहा कि भाई तब गांधी जी ने देखा कि इससे मुसलमान अंग्रेजों से क्या नाराज हैं, अंग्रेजों से नाराज है तो स्वाभाविक सी बात है अब हम इसका फायदा उठा सकते हैं और हिंदू मुस्लिम एक हो सकते हैं। तब आपका गांधी ने कहा था कि भाई अगले 100 वर्षों बाद भी ऐसा मौका कभी नहीं आएगा जब हिंदू मुस्लिम एकता का कभी भी मौका नहीं आएगा। तब अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई है, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाएगी और उस खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया? महात्मा गांधी को बनाया गया। और कल आपको बताया था कलकत्ता का विशेष सम्मेलन हुआ था, कलकत्ता का विशेष सम्मेलन हुआ था सितंबर में, और सितंबर 1920 में हुआ था। और सितंबर 1920 में जो कलकत्ता का विशेष सम्मेलन, उसका अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें कहा गया था कि खिलाफत आंदोलन को भी हम असहयोग आंदोलन के साथ शामिल कर लेते हैं तो हमारी ये चीजें पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? एक्टिव हो जाएगी, तो हिंदू मुसलमान दोनों एक हो जाएंगे। ये खिलाफत आंदोलन था जो आपका किसमें मिल गया? असहयोग आंदोलन। ये दोस्तों इस टाइप से आपको पूरा का पूरा मैंने स्क्रीन बता दिया है, तो पूरी की पूरी आपकी बात आ गई है, क्लियर हो गया। अब आते हैं एक और दूसरा जो वायदा था वो आपका क्या था, वो देखिए। दूसरा वायदा था भारतीयों द्वारा स्वराज की मांग पर भारत शासन अधिनियम 1919 बनाया गया, जिसको मोरेलो मिंटो अधिनियम बोलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम में क्या बात हुई बोलो? इस अधिनियम में प्रांत वाला राज्य, दाई शासन की स्थापना हुई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। उत्तरदायी शासन, ध्यान दीजिएगा, यह उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई और प्रांतों में उत्तरदायी शासन बना। और इसमें प्रांतों में उत्तरदायी शासन और द्वैध शासन, द्वैध शासन मतलब गवर्नर आपका कौन सा मुख्य विषय, या ऐसे भी कह सकते हो सुरक्षित विषय, हस्तांतरित विषय, भारतीय। ठीक है, इस पे दो मत बन गए। देखिए, इसमें दो मत बन गए।
गांधी ने इसका विरोध करके असहयोग आंदोलन, और चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू शामिल रहते हुए विरोध। देखिए, इस खेल को और समझ सकते हो। भारतीयों द्वारा, आपको पता है इससे पहले हमारा टॉपिक था कौन सा, होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन तो आपको था लाला लाजपत सॉरी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया था, और होम रूल आंदोलन में कहा था कि हमें स्वराज दो। समझ गए कि मेरी बात को। अब भारतीयों द्वारा जो स्वराज की मांग की गई, उस मांग पर भला अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम 1919 बना दिया, 1919 बना दिया, जिसको मोरले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, मोरलो मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं। इनमें इन्होंने कहा ठीक है आपको दे देते हैं। तो प्रांतों यानी राज्यों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। उत्तरदायी का मतलब है रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जनता की गवर्नमेंट। कौन सी? जनता की गवर्नमेंट, जो आज की गवर्नमेंट होती है। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन आ गया। कौन सा शासन आ गया? द्वैध शासन। आपको बताया कि ऊपर कौन होता है? गवर्नर। गवर्नर कौन था? ब्रिटिश। उसने अपने आप में सुरक्षित विषय ले लिया, यानी प्रमुख विषय किसने ले लिए? गवर्नर ने। और जो भारतीयों की जो परिषद होगी, जिसके पास कौन से होंगे? स्थानांतरित विषय। कौन से विषय होंगे? स्थानांतरित विषय। तो स्थानांतरित विषय तो कमजोर हैं, यानी भारतीयों के पास तो चीज क्या है? कमजोर। और गवर्नर के पास क्या है? ज्यादा। तो ये आधा राज दे दिया, आधा राज, जिसको द्वैध शासन बोलते हैं। अब मैं छोटा सा उदाहरण बोलूं कि जैसे गवर्नर ने वित्त ले लिया, गवर्नर ने क्या ले लिया? वित्त ले लिया, और भारतीयों ने कृषि ले लिया। परिषद में स्थानांतरित विषय में क्या? कृषि। अब कृषि की भारतीय घोषणा करेंगे तो वित्त तो किससे जरूरत होगा? उसको गवर्नर से होगा। तो राज दे भी दिया अंग्रेजों ने और नहीं भी दिया। तो ये कौन सा शासन था? द्वैध शासन। इसका विरोध गांधी ने किया। गांधी ने कहा कि नहीं, हम तो ये चाहते ही नहीं, हमें तो राज पूरा चाहिए। तब गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग। कल ही भी बताया था, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला। गांधी ने कहा कि हमें ये आपके सिस्टम चाहिए ही नहीं, हम आपके इस कानून का बिल्कुल विरोध करते हैं। समझ गए? तो बिल्कुल असहयोग करते हैं। उस समय चित्तरंजन दास थे और आपके कौन थे? मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और कौन थे? मोतीलाल नेहरू। वो बोले कि हम तो इसमें, इस परिषद में शामिल होंगे। इस परिषद में क्या होंगे? शामिल होंगे, और शामिल होकर के विरोध करेंगे। आप लोग के असहयोग में भाग नहीं लेंगे, असहयोग नहीं, हम तो इसमें सरकार में शामिल होंगे, इस परिषद में शामिल होंगे, और शामिल होकर अंदर रहते हुए विरोध करेंगे। कल आपको मैंने बताया भी था कि देखो, आप मेरी क्लास का विरोध करना चाहते हो तो विरोध के दो तरीके हैं। तो आप, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूं, क्लास के बाहर आप मेरी कोचिंग के बाहर बैठ गए, और बाहर बैठ के मैं कहता हूं भाई कोचिंग में चलो, क्लास में चलो, तो आप कहते सर हम तो नहीं जाएंगे आपकी क्लास, हम तो सर नहीं लेंगे। समझ गए क्या? तो वो तो गांधी का असहयोग आंदोलन हो गया।
और एक कुछ लड़के क्या है कि मेरी क्लास में आ गए और क्लास में आया, मैंने पढ़ाना शुरू किया तब हो अल्लाह शुरू कर दिया, विरोध करना शुरू कर दिया, तो वो ग्रुप हो गया चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू वाला। ठीक है, तो ये शामिल रहते हुए विरोध हुए। इसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी? स्वराज। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी बनाई, जो पिछली बार आरएस प्री में भी पूछा गया था। इसको एक्चुअली में आप कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी बोल सकते हो। इन्होंने कांग्रेस को खिलाफ में अपनी पार्टी बनाई, कांग्रेस के खिलाफ में अपनी पार्टी बनाई, गांधी के असहयोग आंदोलन के खिलाफ एक अपनी पार्टी बनाई। और बाद में इन्होंने चुनाव लड़े, क्योंकि इस परिषद में शामिल होने के लिए मंत्री बन रहे थे, तो चुनाव लड़े। तो 101 सीट पर चुनाव हुए, जिसमें 42 सीटों पर ये जीत कर आए। और 42 सीटों पर जीत कर आकर के और वहां पर ब्रिटिश जो प्रांतों में अपना अस्तित्व क्या किया, कायम किया, और वहां पर अंदर रहते हुए विरोध किया। और आपको था 1925 में केंद्रीय विधानसभा में, कौन से में? केंद्रीय विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल को अध्यक्ष बनाने में क्या रहे? अध्यक्ष बनाने में सफल भी रहे। अध्यक्ष बनाने में क्या रहे? सफल भी रहे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आया, अध्यक्ष बनाने में सफल भी रहे। बाद में पार्टी हार गई, स्वराज पार्टी का पतन हो गया, चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, तो वो एक अलग चीज होती है। तो ये 2 मत हो गए। मैंने बोला इस भारत शासन अधिनियम पर 2 मत हो गए, एक गांधी का असहयोग आंदोलन, इधर आपकी कौन सी? स्वराज पार्टी। तो ये 2 चीज आपको मैंने बताई। एक 2 चीज आपकी और जुड़ी हुई है, रोलक टैक्ट और रोलक टैक्ट के विरोध में आपका कौन सा? रोलक टैक्ट का जो विरोध हुआ, तब आपका कौन सा हुआ? जलियांवाला बाग कांड हुआ। तो वो अपन कल एक बार और पढ़ेंगे, थोड़ा सा कल और बता देंगे। और बाद में गांधी का जो अगला कॉन्सेप्ट चलेगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत आभार।